दोस्तों नमस्कार। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी यह जो PYQ की क्लासेस चल रही हैं, यह इंडियन फिजियोग्राफी की 14th क्लास। इससे पहले भी जो क्लासें आई हैं उन्हें आप बिल्कुल देखें और उनके आधार पर आपको यह तय कर पाएंगे कि आप अपनी तैयारी को किस दिशा में और कहाँ तक सही डायरेक्शन में हैं, और इसके माध्यम से आप अपना निष्पक्ष तौर से मूल्यांकन भी कर सकते हैं और कहाँ कमी है ये भी समझ सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान देते हुए आप अपनी तैयारियों को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग अपने प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये रहा हमारा पहला प्रश्न कि मेघालय का पठार भाग है। यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जो ऑप्शन है इनमें से मेघालय किसका भाग है। हिमालय श्रेणी का, प्रायद्वीपीय खंड का, पूर्वी घाट पर्वतों का, या सतपुड़ा श्रेणी का। तो जो इसका आंसर है वह है प्रायद्वीपीय खंड का। किसका है? प्रायद्वीपीय खंड का। अब इसके बारे में हम समझते हैं कि आखिरकार ये प्रायद्वीपीय खंड का कैसे है। ठीक, क्योंकि हमें तो देखने को ये पूर्वोत्तर का क्षेत्र है, कटा हुआ क्षेत्र है, गंगा का मैदान है, तो इनके माध्यम से इनको हम एक एक, तो हिमालय की श्रेणियों के बारे में हमने पहले चर्चा कर ली थी। पूर्वी घाट के बारे में भी हमने, पूर्वी घाट के जो पर्वत हैं उनको भी कुछ देखे हुए हैं। सतपुड़ा का हमने कई बार जिक्र किया है। अब आज इसे समझते हैं कि ये कहाँ है। तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ का, ये पूरा मेघालय का क्षेत्र है। और यहीं तीन चोटियों की भी हमने तीन बताया था श्रृंखला की, कौन जो है तो पूरा पश्चिम डायरेक्शन में है, उसे भी आप याद रखेंगे। यहाँ वाला जो क्षेत्र है, यह जैसे कि गंगा नदी का क्षेत्र है, तो गंगा का जो मैदान है वो उसने घेर लिया है। तो क्या हुआ कि इसका ये जो क्षेत्र है प्रेशर के कारण नीचे की तरफ ये दब गया था। दबने के कारण इसका जो ऊपरी भाग है, यह जो ऊपरी भाग है, यह ऊपरी भाग अपने वर्तमान समय में देखने के लिए कुछ और है, लेकिन इसका जो आंतरिक है जिसे हम नींव बोलते हैं, तो इसका जो नींव है, ये नींव यानी कि आंतरिक भाग से यह पता चलता है कि ये जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीप का क्षेत्र है। किसका है? प्रायद्वीप का क्षेत्र। तो ये जो इतने बड़ा अंतर आया, तो इसी अंतर को क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं, यानी कि अगर कभी आया कि प्रायद्वीपीय खंड ये जो है तो ये अलग किसके द्वारा होता है। भाई वर्तमान में जैसे दूसरा देखने को मिलता है, तो यहाँ है राजमहल, राजमहल गारो गैप। तो ये याद रखेंगे, राजमहल गारो गैप। या इसी को आपको सुनने को मिलता है, या और देखते हैं कि मालदा गैप। तो इसका ये अन्य नाम है, तो आप इन दोनों नामों में किसी को भी याद रखेंगे, मालदा गैप या गारो गैप। तो इसके कारण ये यहाँ से इस क्षेत्र से अलग हुआ है। तो अब आप इस चीज़ को याद रखेंगे। मेन आपका फैक्ट यही है कि मालदा गैप के द्वारा ये जो क्षेत्र है अपने मुख्य भाग से कटा हुआ दिखाई देता है, लेकिन वर्तमान में वो, या और भविष्य में, या कभी भी देखें तो उसका जो जुड़ाव है वो इसी से है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न है कि दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है। यहाँ ये पूछा जा रहा है कि ये जो क्षेत्र है, ये जंगली क्षेत्र है, तो ये दंडकारण्य का पठार किसके अंतर्गत है? छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा, या आंध्र प्रदेश झारखंड। तो इसका जो सही आंसर है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। यह जो क्षेत्र है खनिज संपन्न भी है, साथ ही साथ यहाँ फॉरेस्ट भी है, पर इसका जो विस्तार है इतना ही मात्र नहीं है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ जैसे है ही, ये साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी इसका विस्तार है, ये वाला आपने देख ही लिया। आंध्र प्रदेश में भी इसका विस्तार है, तेलंगाना में भी इसका विस्तार है, महाराष्ट्र में भी विस्तार है। यानी कि इसका जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये वाले पार्ट में है। इस वाले पार्ट का जो इसका विस्तार है, ये विस्तार, इसी को हम दंडकारण्य का क्षेत्र कहते हैं। अब इनके बारे में जब हम स्पेशली फिजियोग्राफी के अंतर्गत प्रायद्वीप का अध्ययन करते हैं, तो इनको क्लासिफाइड करके एक एक करके इनका अध्ययन किया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे अधिक है। अब यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि यहाँ समुद्री तट रेखा पूछी जा रही है सबसे अधिक। गुजरात की है, आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु की, महाराष्ट्र की। तो सबसे पहले आपको ये आप पता करना होता है कि क्या जितने राज्य ऑप्शन में हैं वो क्या सभी कोस्टल ही हैं। तो यहाँ जितने भी राज्य हैं ये सब कोस्टल हैं। अब इसके बाद आता है अगला फेस कि अब इनमें बताना है कौन सा सही है। तो इसका आंसर है सही। अब चलिए इसके बारे में पहले हम आपको स्टेट दिखा देते हैं, फिर इनके बाद थोड़ा और भी डिस्कस करते हैं नए डाटा के फेस में कैसे क्या है। तो नंबर 1 ये गुजरात है, नंबर 2 में है तमिलनाडु। सभी के क्रम हम लिख दे रहे हैं, इन्हें आप याद करते रहेंगे। नंबर 2 में है तमिलनाडु। नंबर 3 जो है तो आंध्र प्रदेश है। नंबर 4 में आप लिखेंगे महाराष्ट्र। 5th में लिखेंगे पश्चिम बंगाल। इसके बाद 6th लिखेंगे केरल। 7 लिखेंगे उड़ीसा। 8 लिखेंगे महाराष्ट्र और 9 लिखेंगे कौन, गोवा। तो इससे एक बात पता चली कितने स्टेट हैं। तो अगर आप कोस्टल स्टेट की बात करेंगे कि कोस्टल स्टेट कितने हैं तो 9 हैं। 9 के हमने क्रम भी लिख दिए कि किस क्रम से कौन टच करते हैं। तो ये याद रखेंगे, कभी कभी तो प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि भारत के कितने तटीय राज्य हैं जो समुद्र की सीमा साझा करते हैं। तो 9 राज्य, 9 के साथ हमने इनका ये भी लिख दिया। अब मेन बात ये है कि इसका जो अभी डेटा है पूरा कि कितना क्षेत्र में ये टच करते हैं, यहाँ से इस वाले क्षेत्र से यहाँ तक कि अगर हम क्षेत्र की बात करें कि ये कितने क्षेत्र कितने किलोमीटर है जो कि भारत की समुद्री सीमा को साझा करता है। तो इसके 2 आपको डेटा याद रखेंगे। कितने, 2 हैं, एक न्यू और एक ओल्ड। 2 डाटा अब आ चुके हैं, पहले एक ही चल रहा था। अब 2 डाटा को याद रखना है क्योंकि अभी हाल ही में कुछ समय पहले दिया गया है और इसके माध्यम से हो सकता है कि किसी एग्ज़ाम में ये पूछ ले, तो इसलिए दोनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। न्यू डाटा है 11,098.8 किलोमीटर, जबकि ओल्ड डाटा है 7,516.6 किलोमीटर। तो इसे आप याद रखेंगे, ये दोनों डाटा। याद रखने वाली बात ये भी है कि यह जो डाटा है इसे रिवाइव के लिए एवरी यानी कि प्रत्येक 10 वर्ष में बोला गया है कि ये 10 ईयर में हर बार ये क्या होगा, रिवाइव किया जाएगा, पुनः गणन किया जाएगा इसके क्षेत्र में। अगर थोड़ी और बात करें तो जैसे ये यहाँ से टेढ़ा है, इसे आप मिलाते हो, ये वाले क्षेत्र को मिलाते हो, इस क्षेत्र को ऐसे मिलाते हो, ये क्षेत्र को मिलाते हो, तो इसी को बेस लाइन बोलते हैं। ये आप याद रखेंगे, क्या बोलते हैं, बेस लाइन। इसके बाद 12 नाटिकल, फिर 12 नाटिकल, फिर 200 नाटिकल। तो ये अलग, फिर इनके बारे में हम अलग से पढ़ते हैं। जैसे इकोनॉमिक जोन है, टेरेस्ट्रियल बॉडी है, जैसे ये वाला क्षेत्र है टेरेस्ट्रियल बॉडी का हो गया, ये कंटिग्यूअस बॉडी का हो गया, और ये EEZ का हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये 12 है, लिख ही लीजिए आप, ये भी 12 होता है, नॉटिकल में मापा जाता है। और ये 200 नॉटिकल का होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाता है। और इस क्षेत्र को जो है तो वो इसे बोलते हैं इंटरनल वाटर, आंतरिक जल क्षेत्र होता है। ये हमारा क्षेत्रीय सागर होता है, ये संलग्न सागर होता है, और इधर का आर्थिक होता है। तो इतना तो आपको समझ ही आ चुका होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्णा डेल्टा और केप कमोरिन के मध्य स्थित है। तो कोरोमंडल, उत्तरी सरकार, मालाबार और कोंकण। तो यहाँ पहला चैलेंजिंग आपको ये है कि आपको ये याद रखना है कि पूर्वी तट कौन से हैं और पश्चिमी तट कौन से हैं। तो याद रखें कि ये दोनों पूर्वी तट हैं, सॉरी ये दोनों वेस्टर्न तट हैं, पश्चिमी तट हैं। तो जब पश्चिमी तट हैं ये, तो ये तो अपने आप खत्म हो गए 2। अब 2 में ही चैलेंजिंग है। अब ये याद रखना, आपको यहाँ ये डिफाइन करना होता है कि कौन किस तरह का है। इसका आंसर जो होगा कोरोमंडल तट होगा। इसे और भी अच्छे से समझें आप। तो यहाँ से लेके ये जो क्षेत्र है ये कन्याकुमारी का क्षेत्र है। किसका है, कन्याकुमारी का, जिसे केप कमोरिन कहा गया है। इसका पुराना नाम केप कमोरिन था, समझ रहे हैं आप।
अब ये कन्याकुमारी कहा जाता, तो इसलिए उसने केप कमोरिन पूछ लिया तो बहुत से बच्चों को, जिससे केप कमोरिन पता ही नहीं। तो ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा आप जब जैसे जैसे अध्ययन करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती चलेंगी। यहाँ से लेके उसने कहा कि जो हमारा गंगा कृष्णा का है, जो कृष्णा का क्षेत्र है, कृष्णा के तट से क्षेत्र से उसने कहा कि इतना जो क्षेत्र है ये किसका भाग है, तो यही है कोरोमंडल का। किसका है? कोरोमंडल का। उत्तरी सरकार जो कहा, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र को इसी बोलते हैं उत्तरी सरकार। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार। और इस क्षेत्र में आंध्रा तट बोला जाता है। ये क्षेत्र लगा यहाँ से महानदी गोदावरी तक है, इसे बोलते हैं आंध्रा तट। क्या बोलते हैं? आंध्रा तट। एक पॉइंट भी माना जाता है, तो आप याद रखेंगे महानदी से गोदावरी, कावेरी, कृष्णा से कावेरी। तो इस तरह ये अलग अलग जो है तो क्षेत्र बोले जाते हैं। तो इतना अभी आप पुरानी जो वीडियो हमारी है उसमें देखेंगे कि जिसमें हमने ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में आराम से हमने बताया है कि कौन कितने भाग में है। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पुनः आते हैं अभी इसी में, और आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लासेस आखिरकार कैसी लग रही हैं और आपकी तैयारी में कितनी सहायता दे रही हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।